Assalamu alaikum students and welcome to another lecture on supply chain management. I am Dr. Fahad Amjad. The course which we are discussing in these lectures is MGT 561. In the last lecture we concluded our discussion on few of the topics which are in chapter 4 of the book, which is डिज़ाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन टू ऑनलाइन सेल्स। तो इसके अंदर हमने बेसिकली देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते क्या हैं और उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, उनके क्या नुकसानात होते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने अपना जो पहले लेक्चर अब तक इस चैप्टर के अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी क्या क्या हो चुका है, फिर आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए कि जी अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं। वी आर स्टिल इन चैप्टर 4, मगर चैप्टर 4 के अंदर ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा इस चैप्टर के अंदर कि जी व्हाट इज़ दी रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन सप्लाई चेन। डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, उसका रोल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन में, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन। तो उसके बारे में हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन में। हमने देखा कि यू हैव रिस्पांस टाइम, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट वैरायटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑर्डर विजिबिलिटी, रिटर्नेबिलिटी। ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जब डिज़ाइन किया जाता है तो इन सारे फैक्टर्स को अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है। फिर हमने देखा कि जी सप्लाई चेन के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट, जब आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया तो उस नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती हैं। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट होती हैं, इंफॉर्मेशन कॉस्ट होती हैं, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग कॉस्ट होती हैं। तो ये सारी की सारी कॉस्ट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर होती हैं। डिज़ाइन जब आपने करना है तो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जी ये सारे के सारे आप करेक्टरिस्टिक्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर डालना चाहते हो, तो ज़ाहिरी बात है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन को अफेक्ट करेंगे। डिज़ाइन अफेक्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल एंटिटीज़ जो इन्वेंट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटी, हैंडलिंग एंड इंफॉर्मेशन ये आएंगी। तो इसकी वजह से आपकी ज़ाहिरी बात है कॉस्ट कम या ज़्यादा होंगी। फिर उसके बाद हमने जो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कंक्लूजन जहाँ तक की थी कि जी ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन रख के जी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस, वैरायटी, प्रोडक्ट वैरायटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, वो सारे के सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करने के बाद हमने कहा था कि जी वी हैव 6 पॉसिबल कन्फिगरेशन जो अभी तक हम देख रहे हैं इन प्रैक्टिस। तो उनके अंदर 6 पॉसिबल डिज़ाइन या 6 पॉसिबल कन्फिगरेशंस क्या थी। पहली आपके पास थी कि जी मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। जो दूसरी थी वो मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज। यहाँ हमने अपना लास्ट चैप्टर ख़त्म किया था और उसके बाद आज हम आगे शुरू करेंगे इन्हीं ऑप्शन से। डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कैरियर डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, रिटेल स्टोर विद कस्टमर पिकअप। तो सारी चीज़ें जो हैं ये 6 के 6 जो ऑप्शंस हैं ये हमें नज़र आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और हमने उनमें से एक ऑप्शन पढ़ लिया है और आज के दिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने ये जो दूसरा है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज, इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था, मगर आज हम फिर से देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज। मैन्युफैक्चरर स्टोरेज
विद डायरेक्ट शिपिंग विद एन इन ट्रांजिट मर्ज, कि जी आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो चीज को अपनी तरफ अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करता है। हर मैन्युफैक्चरर के पास इन्वेंट्री होती है, वो अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है इन्वेंट्री के अंदर, और वो शिपमेंट भी देता है अपनी प्रोडक्ट की। एक रिटेलर आपके पास होता है, ये कभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर भी हो सकता है या फिजिकल रिटेलर, फिजिकल ब्रिक एंड मोटर वाला स्टोर भी हो सकता है। कस्टमर जाता है, कस्टमर जाके अपनी इंफॉर्मेशन देता है। आप देखें इसमें दो तरह के एरोज हैं, एक डॉटेड एरोज हैं, एक सॉलिड एरोज हैं। डॉटेड एरो आपको शो कर रहे हैं कि जी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, सॉलिड एरोज जो शो कर रहे हैं कि जी प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट मूव कर रही है। तो आप देखें कस्टमर जाता है, कस्टमर रिटेलर तक अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे ये चीज चाहिए। रिटेलर फिर वही इंफॉर्मेशन जो भी मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है उस मैन्युफैक्चरर को बताता है। लेट्स से जी कस्टमर ने दो प्रोडक्ट्स का कह दिया, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। ये इंफॉर्मेशन गई रिटेलर के पास, रिटेलर ने दो कंपनियों को बता दिया कि जी तुमसे इतनी प्रोडक्ट चाहिए और तुमसे इतनी प्रोडक्ट चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, इसलिए डॉटेड लाइन के अंदर शो किया। अब इस स्ट्रक्चर का ये जो है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड डायरेक्ट शिपिंग, मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज। तो मैन्युफैक्चरर की स्टोरेज है और वो शिपमेंट भी देता है, डायरेक्ट शिपमेंट, मगर उस शिपमेंट के अंदर एक इन ट्रांजिट मर्ज होता है। तो अब क्या है, जब आपकी रिटेलर से इंफॉर्मेशन चली गई मैन्युफैक्चरर तक कि जी इस कस्टमर को इतनी चीज चाहिए, तो फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक भिजवाता है। ठीक है, ये वाला इधर भिजवाता है, ये वाला इधर भिजवाता है। अब इन ट्रांजिट मर्ज होता है कि जी जब वो भिजवा रहा होता है तो दरमियान में कोई जगह होती है जहां ऑर्डर को कंसोलिडेट कर दिया जाता है। फैक्ट्री 1 अपनी चीज भेज रही है, फैक्ट्री 2 अपनी चीज भेज रही है, और किसी खास जगह पे आके उन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, या उन दोनों को एक साथ कर दिया जाता है, एक डब्बे में डाल दिया जाता है, यानी कि एक पैकेज में डाल के जब वो एक पैकेज बन जाता है तो वो उस कस्टमर को जाके एक पैकेज पहुंचा दिया जाता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। तो पहले जो हमने पढ़ा था ना कि जी मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग, उसके अंदर क्या था, इन ट्रांजिट मर्ज नहीं था। उसके अंदर एक रिटेलर के पास जाता था कस्टमर, अपनी इंफॉर्मेशन देता था, मुझे ये चीज चाहिए। वो रिटेलर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ इन कांटेक्ट होता था, और वो उन जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कस्टमर तक चीज पहुंचाए। मगर उसके अंदर क्या था कि जी कस्टमर को 2-3 मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से चीज आती थी, कोई एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर नहीं आता था, इंडिविजुअल ऑर्डर उसके तरफ आता था। तो जाहिर बात है उस नेटवर्क के या उस नेटवर्क डिजाइन के कुछ फायदे थे, कुछ नुकसानात थे, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आज हम इस कॉन्फ़िगरेशन या इस डिजाइन के फायदे या नुकसानात देखते हैं। अब ये वही बात है कि जी हमने ओवरऑल कॉस्ट फैक्टर्स देखने हैं सबसे पहले, कि जी कॉस्ट फैक्टर्स में इन्वेंट्री आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग एंड इंफॉर्मेशन। कि जी अगर हम इस तरह का नेटवर्क बनाते हैं या इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो हमें इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग और इंफॉर्मेशन पे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। और फिर उसके बाद हम सर्विस फैक्टर्स देखेंगे कि जी हमारे कस्टमर का रिस्पांस टाइम, हमारा रिस्पांस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका क्या रिस्पांस टाइम होगा, हमारे कस्टमर को कितनी प्रोडक्ट वैरायटी मिलेगी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कितनी होगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होगा, टाइम टू मार्केट क्या है, ऑर्डर विजिबिलिटी कैसी होगी, और रिटर्नेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमर को कैसा होगा, कस्टमर रिटर्नेबिलिटी का एक्सपीरियंस क्या होगा कस्टमर के लिए। तो ये सारे सर्विस फैक्टर्स भी हम देखेंगे इस नेटवर्क के लिए, और कॉस्ट फैक्टर्स भी हम देखेंगे इन ट्रांजिट मर्ज के लिए। सो यू हैव अ मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग विद एन इन ट्रांजिट मर्ज। तो उसके जो फायदे और नुकसानात हैं वो हम देखते हैं, कॉस्ट फैक्टर्स देखते हैं, सर्विस फैक्टर्स देखते हैं। अच्छा जी, अब इन्वेंट्री
इन्वेंट्री कीपिंग इसके अंदर कैसी होगी। अब इसके अंदर फिजिकली नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कोई भी इन्वेंट्री नहीं हैंडल नहीं हो रही एक्सेप्ट एट द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास अपनी अपनी इन्वेंट्रीज हैं। तो इसकी ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ड्रॉप शिपिंग जो था, जो पुराना वाला नेटवर्क था, उसको ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग, उसको हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो इसकी जो सिमिलैरिटी है इन्वेंट्री की वही है एज कंपेयर टू ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, क्योंकि आपको कोई एडिशनल इन्वेंट्री आप कैरी नहीं कर रहे, वही उसी तरह की इन्वेंट्री की सिचुएशन है जिस तरह पहले थी ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन क्या इसकी कम होती है, ज्यादा होती है? समवट लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग से लोअर कैसे हो गई इसकी कॉस्ट? अब ड्रॉप शिपिंग से लोअर इसलिए हो गई है कि जी इसके अंदर एक ट्रांजिट पॉइंट आ गया है जहां सारे मैन्युफैक्चरर अपनी चीज़ भेजते हैं और उस ट्रांजिट पॉइंट पे जो आपका ऑर्डर है वो कंसोलिडेट होके कस्टमर तक आता है। ठीक है, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपनी चीज़ें उस इन ट्रांजिट मर्ज या कंसोलिडेशन पॉइंट पे भेजते हैं और उधर से वो चीज़ फिर कस्टमर तक आती है। तो इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है इन ट्रांसपोर्टेशन। पहले वाले जो ड्रॉप शिपिंग था उसके अंदर क्या, सारे जो मैन्युफैक्चरर थे वो इंडिविजुअली कस्टमर तक चीज भिजवाते थे। जब कस्टमर तक चीज भिजवाते थे तो वो इंडिविजुअल एक एक पैकेट कस्टमर तक जा रहा है, तो उसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आप जनरेट कर सकते थे। इसके अंदर क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ इतना जो सेक्शन है उसके अंदर वो अनकंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर ट्रेवल करेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर ट्रेवल करेगा, तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके अंदर कम हो जाएगी। फैसिलिटीज एंड हैंडलिंग, अब जाहिर बात है कि अब इसके अंदर हमने एक इन ट्रांजिट मर्ज ऐड कर दिया है, इन ट्रांजिट मर्ज पॉइंट ऐड कर दिया है, तो वो तो फैसिलिटी एंड हैंडलिंग, एक एडिशनल फैसिलिटी एंड हैंडलिंग आएगी। तो जाहिर बात है कि जी इसकी कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी एंड हैंडलिंग ज़्यादा होगी। हैंडलिंग कॉस्ट हायर देन ड्रॉप शिपिंग एट कैरियर, रिसीविंग कॉस्ट लोअर एट कस्टमर। तो अब इसके अंदर जो हैंडलिंग फैसिलिटी एंड हैंडलिंग कॉस्ट है वो इसकी ज़्यादा होगी। अब इंफॉर्मेशन मैनेज करना, क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर वैसा ही है कि ड्रॉप शिपिंग जैसा या कुछ ज़रा ज़्यादा एडवांस्ड किस्म का है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़रा ज़्यादा मैनेज हो रही है क्योंकि आपको ना सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचानी है, वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी ऐसी ही थी कि जी आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचानी थी। अब आपने एक और तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है सारे मैन्युफैक्चरर्स की एक और इन ट्रांजिट पॉइंट पे कि जी अब ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, इन ऑर्डर्स को आपने कंसोलिडेट करके कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये इसमें ज़रा जो इंफॉर्मेशन का फ्लो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। अब ना सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन भेजनी है कि किस कस्टमर ने कौन सी चीज़ मांगी है, किस डेट तक, कितनी क्वांटिटी में, अब आपने ये भी इंफॉर्मेशन हैंडल करनी है कि जी अब मेरे से ये चीज़ बन गई है, मैं भेज रहा हूँ, इसको तुमने इन ट्रांजिट मर्ज करना है इस जगह पे, इस टाइम पे, इतनी क्वांटिटी में। तो ये इंफॉर्मेशन भी अब इसके अंदर ज़्यादा आ रही है। तो जाहिर बात है कि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी या सम वॉट मोर रिसोर्सेज आपको डालने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। रिस्पॉन्स टाइम, अब देखते हैं सर्विस फैक्टर्स पे किस तरह ये जो इन ट्रांजिट मर्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जी द टाइम द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, ठीक है, टिल द टाइम ही रिसीव्स इट। कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया, वो जितना टाइम गुजर जाता है जब तक वो ऑर्डर उसको मिल जाए। उसने ऑर्डर प्लेस किया और उसको जब ऑर्डर मिला, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ सप्लाई चेन। ठीक है, कि अगर सप्लाई चेन उसका रिस्पॉन्स टाइम 2 दिन है तो इसका मतलब है जो भी कस्टमर ऑर्डर करता है उसको 2 दिन बाद मिल जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम ड्रॉप शिपिंग के से बेहतर होगा या कैसा होगा? रिस्पॉन्स टाइम इसका ज़रा सा ज़्यादा होता है,
एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। ये जो ज़रा सा ज़्यादा टाइम है, इसके अंदर वो जो इन ट्रांजिट मर्ज करना होता है इन्होंने दो ऑर्डर्स का, इट टेक्स, ये जो ज़रा सा ज़्यादा टाइम होता है ये इसलिए लगता है कि जी पहले तो ये था ना, सीधा कस्टमर का ऑर्डर गया, मैन्युफैक्चरर ने उसको भेजा। अब इसके अंदर कस्टमर का ऑर्डर गया, मैन्युफैक्चरर ने उसको इन ट्रांजिट मर्ज किया और फिर कस्टमर तक पहुंचाया। तो इसके अंदर ये जो ज़रा सा टाइम होता है ना, रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने इन ट्रांजिट मर्ज करना होता है। प्रोडक्ट वैरायटी उतनी ही होती है, इसके अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह के ऑप्शन आपको ड्रॉप शिपिंग में मिलते हैं, उसी तरह के ऑप्शंस आपको इन ट्रांजिट मर्ज के अंदर भी मिल जाते हैं। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये भी वही बात है कि जी इन ट्रांजिट मर्ज का कोई डिफरेंस नहीं है ड्रॉप शिपिंग से। कस्टमर एक्सपीरियंस इसके अंदर ज़रा सा बेहतर हो गया है एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। क्यों? ड्रॉप शिपिंग का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि जी अगर एक ही कस्टमर ने 2 या 3 चीज़ों का ऑर्डर किया, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट का किया, तो वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर उसको बनाएंगे, ठीक है। तो वो हर मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने अपने टाइम पे इंडिविजुअली उसको शिप करेगा। तो कस्टमर ने 3 चीज़ों को रिसीव करना है, 3 इंडिविजुअल पैकेजेस को रिसीव करना है। अब इसके अंदर ये फायदा है कि कस्टमर एक ही ऑर्डर करेगा, वो इन ट्रांजिट मर्ज होगा। कस्टमर ने लेट से कि 3 चीजें ऑर्डर की हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से, तो उसके अंदर क्या फायदा होगा कि जी वो इन ट्रांजिट मर्ज होगा और कस्टमर को एक ही दफा डिलीवरी आएगी, 3 दफा डिलीवरी नहीं आएगी। तो उसका ओवरऑल जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो जरा बेहतर हो गया। टाइम टू मार्केट का क्या मतलब होता है? टाइम टू मार्केट का मतलब होता है कि जैसी कोई नई चीज़ आई है, कोई नई इनोवेशन आई है, तो कितनी जल्दी आपने मार्केट में पहुंचा दी। आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स, जो कन्वेंशनल रिटेल स्टोर्स का डिज़ाइन है या रिटेल स्टोर की सप्लाई चेन है, उसके अंदर टाइम टू मार्केट ज़रा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आती है, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट होती हुई मार्केट के अंदर आती है और फिर रिटेल स्टोर्स के अंदर नज़र आती है। अब जैसी कोई नई चीज़ आई, कोई नया मॉडल आया, तो टाइम टू मार्केट ड्रॉप शिपिंग का बहुत तेज़ था, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके साथ, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ बनाना शुरू की, ही विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स। तो टाइम टू मार्केट इसका उतना ही है जितना ड्रॉप शिपिंग का था। उसका भी तेज़ था, इसका भी तेज़ होता है। ऑर्डर विजिबिलिटी क्या होती है? ऑर्डर विजिबिलिटी के जी कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है वो उसका स्टेटस किस तरीके से, उसका स्टेटस इसको पता चलता जाए कि जी द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ योर प्रोडक्ट या ऑफ योर ऑर्डर इज दिस, तो इसको ऑर्डर विजिबिलिटी कहा जाता है। ये भी ड्रॉप शिपिंग या उससे ज़रा सी बेहतर होती है ड्रॉप शिपिंग से, क्योंकि अब आपके पास इन ट्रांजिट मर्ज वाला भी है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए कस्टमर को कि यार इन ट्रांजिट मर्ज पे आपकी चीज़ आ गई और यू विल रिसीव इट इन दिन, तो इसमें आप कह सकते हो सिमिलर टू ड्रॉप शिपिंग या समवॉट बेटर देन ड्रॉप शिपिंग। रिटर्नेबिलिटी का मतलब यह है कि इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, then he or she should be able to return the product to the manufacturer. अब इसके अंदर वही प्रॉब्लम है कि जी आपका ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी मैन्युफैक्चरर को चीज़ रिटर्न करना ज़रा मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर बात है कि जी और रिटर्नेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, इसकी उतनी वैसी ही होती है जितनी ड्रॉप शिपिंग की होती है, क्योंकि ये जो इन ट्रांजिट मर्ज होता है इसके अंदर बड़ी लिमिटेड किस्म की फैसिलिटीज़ होती है, इसकी बड़ी लिमिटेड किस्म की फंक्शनैलिटी होती है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं होती, ठीक है। इसका बेसिक काम होता है जैसी कोई चीज़ आए, उस मैन्युफैक्चरर से चीज़ आए उसको कंसोलिडेट करो और उसको एक पैकेज में पैक करके कस्टमर तक पहुंचा दो। बेसिक काम इन ट्रांजिट मर्ज का ये होता है, इसका ज़्यादा ये नहीं, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि जी कस्टमर की जो चीज़, अगर कस्टमर की तरफ से कुछ चीज़ रिटर्न हो रही है
तो उसकी रिटर्नेबिलिटी में उस ऑर्डर को फिर से वापस मैन्युफैक्चरर तक भेजो। तो आपके जो इन ट्रांजिट मर्ज होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को ही लिमिट कर दिया जाता है। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप इन ट्रांजिट मर्ज के अंदर ये कैपेबिलिटी, रिटर्नेबिलिटी की कैपेबिलिटी ना डालो, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ये नजर नहीं आती कि जी कंपनीज नहीं डालती, जान के नहीं डालती, क्योंकि जो होते हैं ना बिजनेसेस जो इस तरह के मॉडल्स पे चलते हैं, ड्रॉप शिपिंग या इन ट्रांजिट मर्ज, उनका फायदा नहीं होता कि जी कस्टमर ज्यादा से ज्यादा चीज को रिटर्न करें। उनका फायदा या उस नेटवर्क का जो सरप्लस है तभी जनरेट होगा कि ज्यादा से ज्यादा चीज कस्टमर तक पहुंचे। रिटर्नेबिलिटी इनकी बहुत खराब होती है। सो you have to be very careful when you go for such networks in practice। जिस तरह वेबसाइट्स होती हैं, इंटरनेट वेबसाइट्स हो गई, इसी तरह ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर्स हो गए, तो रिटर्नेबिलिटी का बड़ा ऑप्शन होता है कि जी इफ यू डू नॉट लाइक इट व्हाट डू यू डू, तो फिर रिटर्न आप नहीं कर सकते, मुश्किल होता है समवॉट। अब तीसरा जो एक नेटवर्क है, हमने पहले दो नेटवर्क कर लिए। एक तो पहला नेटवर्क, इफ आई कुड जस्ट मेक अ लिटिल बिट ऑफ समरी, पहला नेटवर्क हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर की स्टोरेज थी विद ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी जो भी थी विद कस्टमर डिलीवरी, ठीक है। दूसरा हमने कर लिया मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद कस्टमर डिलीवरी विद एन इन ट्रांजिट मर्ज। ये दो हमने नेटवर्क्स देख लिया। अब तीसरा नेटवर्क हम देखते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद करियर डिलीवरी। तो इसके अंदर ओवरऑल है क्या, इसका सिंपल सा मॉडल है, समवॉट सेंट्रलाइज सा मॉडल है। वही बात कि जी जो डॉटेड लाइन है वो इंफॉर्मेशन फ्लो को रिप्रेजेंट करती है और जो सॉलिड लाइन है वो प्रोडक्ट फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। कस्टमर जाता है किसी वेयरहाउस, स्टोरेज या रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उससे चीज लेके आ जाता है, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है उसकी अपनी एक वेयरहाउस है जिसके अंदर स्टोरेज हो रही है, ठीक है। कस्टमर जाता है, चीज ले आता है, इसी तरह कस्टमर जाता है, चीज वापस ले आता है। तो ये इस जगह पे कोई ना कोई स्टोरेज है, कोई ना कोई इन्वेंट्री है जिससे कस्टमर जाके चीज ले लेता है। अब इस इन्वेंट्री को फिल करने का काम इन सारे मैन्युफैक्चरर्स का है कि जी यू हैव टू fill that inventory at the retailer या at the distributor। तो वो अपनी सारी की सारी चीजें जब वो बनाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को दे देते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अपनी एक इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसमें कॉस्ट क्या है, हम देखते हैं। अब इसके इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, लेट्स सी कि जी इसकी इन्वेंट्री कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट इसकी हायर देन मैन्युफैक्चरर स्टोरेज। डिफरेंस इज नॉट लार्ज फॉर फास्ट मूविंग आइटम बट कैन बी लार्ज फॉर वेरी स्लो मूविंग आइटम्स। अब हमने जो इससे पहले जो दो नेटवर्क्स देखे हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर के पास इन्वेंट्री होती थी, अब आप ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर, जब मैं तो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मैं आपको बार बार इनकरेज करता हूं कि आप जाके बुक को भी पढ़ो। बुक के अंदर और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगी डिफरेंट कंपनीज की। मगर जब आप इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद और ओवरऑल बुक के चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको यू विल हैव अ जनरल आइडिया या आपको एक सेंस मिल जाएगी कि जो वेरी स्लो मूविंग आइटम्स होती हैं, जिस तरह लग्जरी आइटम्स हो गई, वॉचेस हो गई, महंगी चीजें हो गई, जो जिनकी डिमांड बड़ी स्लो होती है, तो उसके अंदर इट इज मच बेटर टू स्टोर देम upstream in the supply chain या in the distribution network।
तो स्लो मूविंग आइटम्स जो होती हैं, इट इज़ बेटर कि वो मैन्युफैक्चरर के पास उनकी स्टोरेज हो। जब वो मैन्युफैक्चरर के पास उनकी स्टोरेज होगी तो वो बहुत सारी डिमांड को एग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था स्लाइड के अंदर कि जी लेट्स से कि जी मैन्युफैक्चरर के पास एक इन्वेंट्री है, वो डिफरेंट रिटेलर्स से इंफॉर्मेशन लेगा कि जी कितनी है। डिफरेंट रिटेलर्स जो हैं वो कस्टमर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे और वो फिर डिमांड को एग्रीगेट करके मैन्युफैक्चरर तक भेजेंगे। तो एक डिमांड एग्रीगेट आ जाएगा कि इतनी क्वांटिटी बनानी है मैंने। ये वेरी स्लो आइटम्स के लिए होती है। तो इट्स बेटर कि जितनी भी स्लो मूविंग आइटम हो उसको उतना ऊपर सप्लाई चेन में स्टोर करें। पहले आपको कौन कौन सी सप्लाई चेन की स्टोरेज, मैन्युफैक्चरर की स्टोरेज होगी, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर की डिस्ट्रीब्यूटर की स्टोरेज होगी, रिटेलर की स्टोरेज होगी, और रिटेलर के स्टोरेज के बाद फिर आगे आपके पास कस्टमर आ जाता है। तो जितनी स्लो मूविंग आइटम है, इट इज़ मच बेटर कि उसको ज़्यादा ऊपर सप्लाई चेन के अंदर या एट अ हायर स्टेज पे स्टोर किया जाए। अब जैसे जैसे चीज़ों का नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फास्ट मूविंग आइटम्स आ जाएंगी कि जो वो ऐसी चीज़ें जो कस्टमर को ज़्यादा डिमांड करते हैं, कस्टमर की डिमांड उसके बारे में ज़्यादा है और वो डिमांड कंसिस्टेंटली ज़्यादा ही रहती है, तो उसके हिसाब से फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ज़रा सा चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर हम देखें, फैक्ट्रीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर या वेयरहाउस स्टोरेज के साथ वेयरहाउस स्टोरेज को डायरेक्टली फिल कर रही हैं। डिमांड आती है, डिमांड पूरी की जाती है और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो उनको भर देती हैं। तो ये इधर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म चल रहा है बिटवीन दी वेयरहाउस स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन, इनके दरमियान में, डिस्ट्रीब्यूटर की जो वेयरहाउस है या कोई भी वेयरहाउस है उसके दरमियान में और मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान में कि अब मुझे चीज़ चाहिए इतनी। तो इन्वेंट्री इसके अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि आपने एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या एक वेयरहाउस एडिशनल डाला हुआ है नेटवर्क के अंदर। पहले तो ये नहीं था ना, पहले तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास था, तो इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा जो है ना, ये वाला नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कैरियर डिलीवरी, ये ज़्यादा बेहतर रहता है फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए। स्लो मूविंग आइटम्स के लिए तो हमने पहले दो कर लिए, मगर ये ज़्यादा बेहतर है फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए। फास्ट मूविंग आइटम जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेज़ी से डिमांड आती है, कंसिस्टेंटली आ रही है डिमांड, तो वो फास्ट मूविंग आइटम्स होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ज़ाहिरी बात है ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर ज़रा सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेशन हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। आपके ज़्यादा फास्ट मूविंग आइटम्स हैं तो ज़्यादा बड़े ट्रक लोड्स आते हैं आपके फैक्ट्रीज से। हर फैक्ट्री से एक ट्रक लोड आएगा, क्योंकि फास्ट मूविंग आइटम है तो ट्रक लोड्स आते हैं। जब ट्रक लोड्स आते हैं तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स ऑटोमेटिकली किक इन कर जाती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब आ जाती हैं तो चीज़ को, ज़्यादातर चीज़ अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर ट्रैवल करती है और थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म के अंदर कर रही है। तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये इतना ज़्यादा नहीं है, इधर पैकेजेस की फॉर्म में जा सकती है कस्टमर तक, मगर जब वो वेयरहाउस तक ना एक बड़े पैकेज या बड़े शिपमेंट के अंदर आती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो ऑटोमेटिकली इन ट्रांसपोर्टेशन वो किक इन हो जाती है। Facilities and handling somewhat higher than manufacturer storage, the difference can be large for very slow moving items. अब ज़ाहिरी बात है, अगर आप ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद करियर जो करियर डिलीवरी के जी आप अब किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से कहें या थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करती है वो भी कस्टमर तक डिलीवरी कर सकती है, ठीक है, तो वो इसलिए इसका नाम करियर डिलीवरी है। इसकी जो फैसिलिटी एंड हैंडलिंग है, अगर आप इस तरह के नेटवर्क को स्लो मूविंग आइटम्स के लिए लगाओगे तो जाहिरी बात है कि जी आपकी फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग के अंदर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। मगर अगर आप इसको फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए भी लगाओगे तो इसकी कॉस्ट ज़रा सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। क्यों? क्योंकि आप एडिशनल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक लगा रहे हो, एडिशनल स्टोरेज और वेयरहाउस लगा रहे हो, जिसकी वजह से ओवरऑल फैसिलिटी एंड हैंडलिंग बढ़ रही है। पहले तो हमारे पास इस तरह की एंटिटी थी नहीं ना पिछली दो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। इंफॉर्मेशन समवॉट
सिंपलर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। ये इसका प्लस पॉइंट है कि पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा रही थी, कस्टमर से रिटेलर, रिटेलर से मैन्युफैक्चरर, फिर मैं वो सारी की सारी जो इन ट्रांजिट मर्ज था उसमें फॉरवर्ड भी आ रही थी फिर से इंफॉर्मेशन कि अब हमने ऑर्डर भेज दिया, इसको जगह पे इन ट्रांजिट कर लो, मर्ज कर लो। इसके अंदर समवॉट इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो समवॉट सिंपलर होती है। क्यों सिंपलर होती है? कस्टमर आता है, कस्टमर आके चीज़ अपनी मांगता है तो वेयर हाउस पे ना एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जी आपके पास इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री इस तरह से भरती है, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट्री ख़त्म होती है, फिर भरती है, फिर इन्वेंट्री ख़त्म होती है, फिर भरती है, इस तरह ख़त्म होती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसी एक इन्वेंट्री का पॉइंट आ जाता है कि जी अब इतनी चीज़ें इन्वेंट्री के अंदर रह गई हैं, ठीक है। ये क्या है? ये टाइम मैंने शो किया है, ये मैंने इन्वेंट्री की क्वांटिटी, किसी एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की क्वांटिटी कि जी ऑर्डर जैसी इधर तक गया, शिपमेंट आई आपकी, फिर क्वांटिटी भर गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर आया, उसने चीज़ ली, फिर शिपमेंट आई, फिर भर गई, फिर कंज्यूमर आहिस्ता आहिस्ता आया, उसने चीज़ को ख़रीदा, फिर आपकी क्वांटिटी कम हुई। तो ये तो इसके अंदर क्या है कि जी जैसे कस्टमर आता है, चीज़ लेता है, तो आपकी इन्वेंट्री की काउंट की जाती है कि कितनी चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। एक ख़ास हद तक वो जाती है, इसको रीऑर्डरिंग पॉइंट कहते हैं। तो फिर फैक्ट्री से कहा जाता है मुझे चीज़ भिजवाओ, वो फैक्ट्री को जब ये पॉइंट जाता है तो थोड़ी देर बाद वो चीज़ आ जाती है, तो फिर से वो फिल हो जाती है। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो समवट सिंपलर है। कस्टमर आता है, आपके पास एक इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है और उस इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप अपनी इन्वेंट्रीज को मैनेज कर सकते हो और आप अपने जो फैक्ट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो समवॉट सिंपलर है। अब इसके सर्विस फैक्टर्स हम देखते हैं कि जी सर्विस फैक्टर्स कैसे हैं इसके। रिस्पांस टाइम ज़ाहिर बात है कि जी द टाइम द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर एंड द टाइम ही और शी रिसीव्स दैट ऑर्डर, इसके अंदर कोई मसला नहीं है इसका। जैसी कस्टमर आता है वो चीज़ या तो फ़ौरन खुद ले जाता है या तो जब वो ऑर्डर करता है उसके थोड़ी देर बाद उसको मिल जाती है, तो रिस्पांस टाइम इसका बहुत तेज़ है। अब ज़ाहिर बात है जब आपका रिस्पांस टाइम तेज़ होगा तो कुछ थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा। वैरायटी इसके अंदर ज़्यादा नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग एज कम्पेयर टू इन ट्रांसिट मर्ज, इसके अंदर वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि आप एक सेंट्रल वेयर हाउस या स्टोरेज रख रहे हो तो उसका ज़ाहिर बात है कि आप एक वेयर हाउस में एक लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ें या लिमिटेड वैरायटी को ही स्टोर कर सकते हो ना। तो इसके अंदर प्रोडक्ट वैरायटी कम हो जाती है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, हायर कॉस्ट टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी एज मैन्युफैक्चरर स्टोरेज। अब अगर आपने प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर डिमांड विल बी सेटिस्फाइड, that is called product availability. The percentage या probability that the customer order will be satisfied, that is called product availability. अब इसका ये है कि जी अगर आपने उतनी ही product availability रखनी है जितनी मैन्युफैक्चरर स्टोरेज के अंदर है या ड्रॉप शिपिंग के अंदर है, तो आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ज़्यादा बड़ी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी उस सेंट्रल इन्वेंट्री के अंदर। कस्टमर एक्सपीरियंस ज़ाहिर बात है इसके अंदर ज़रा बेहतर है, ठीक है। कस्टमर को इंतज़ार कम करना पड़ता है। टाइम टू मार्केट वही बात, यहाँ ये ज़रा सा वीक है। इसका जो आई थिंक higher than the manufacturer storage. I think this is somewhat I should clarify here. Time to market, performance characteristic of distributor storage. अब इसके अंदर जो है कि जी कितनी जल्दी आप चीज़ को मार्केट तक पहुंचा सकते हो, तो ये somewhat higher है as compared to manufacturer storage. Order visibility easier than the manufacturer storage. कि जी ऑर्डर आपका विजिबल, अगर आपने ऑर्डर दिया है तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर स्टोरेज, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ऑर्डर की विजिबिलिटी ईजियर होती है। रिटर्नेबिलिटी भी इसके अंदर जो है दैट इज़ ईजियर एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर स्टोरेज। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो यू कैन इजीली टेक इट बैक टू दी वेयर हाउस और रिटेलर। अब इसके अंदर देयर इज़ अ फिजिकल लोकेशन इन विच यू कैन रिटर्न योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये अब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज का।
अब हम देखते हैं विद करियर डिलीवरी, अब हम अगला जो हमारे पास नेटवर्क है वो हम देखते हैं। इस नेटवर्क का नाम है डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है कोई, उसके पास कोई वेयर हाउस है। आप देखें इसके अंदर दो डिस्ट्रीब्यूटर या दो रिटेलर्स नजर आ रहे हैं। उनका या तो डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस हो सकता है या तो रिटेलर का वेयर हाउस हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी का भी वेयर हाउस हो सकता है। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, इन्वेंट्री, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप देखें कि जी आपके पास फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट को भेज रहे हैं वेयर हाउस के अंदर, इसी तरह इधर भी भेज रहे हैं। और जो आपका जो कस्टमर है, कस्टमर आपका इन वेयर हाउसेस से चीज या तो ले रहा, इन वेयर हाउसेस को इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि जी मुझे ये चीज चाहिए, और ये वेयर हाउसेस जो हैं ये डिलीवरी कर रहे हैं उन कस्टमर्स को। ये जो सारे के सारे वेयर हाउसेस हैं, इधर से ही लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है। इधर से जो ऑर्डर आ रहा है वो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर आ रहा है ना, बड़ी बड़ी शिपमेंट्स के अंदर आ रहा है, मगर इधर से भी आगे इंडिविजुअल कस्टमर ऑर्डर्स को फुलफिल किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के वेयर हाउस से। अब इसके अंदर ये देखिए इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन फ्लो। कस्टमर आके कहता है मुझे कोई चीज चाहिए, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है वो उसको वो चीज पहुंचा देता है। अब इस तरह के नेटवर्क्स आपको कहाँ नजर आते हैं? इस तरह के नेटवर्क्स आपको ऑटो कार्स के अंदर, ऑटो कार पार्ट्स जो होते हैं ना उसके अंदर बहुत नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटो कार्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको बहुत ज्यादा वैरायटी, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो दे हैव टू बी एग्रीगेटेड समवेयर। तो वो एग्रीगेशन पॉइंट्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के वेयर हाउसेज में होती हैं। इन वेयर हाउसेज को डायरेक्ट जो फैक्ट्रीज हैं या जो उन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिप्लेनिश करते हैं। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है कि जी अगर उनकी इन्वेंट्री कम हो जाए तो फिर उसकी इन्वेंट्री उसको ऐड करते हैं, उसको नई चीजें भेजते हैं, तो रिप्लेनिशमेंट इसको कहते हैं। तो वो जो आपका ऑटो का एग्रीगेशन आपकी इन जगहों पे हो जाती है कि जी एक इन्वेंट्री है, उसका खास प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रीज की एक आपने सेंट्रल लोकेशन बना ली। अब डिफरेंट कस्टमर्स को जितनी जितनी चीज चाहिए तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनको भेज रहा होता है, लास्ट माइल शिपिंग कर रहा होता है, या इसको लास्ट माइल ऐसे ही कहते हैं, मगर ये डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर से 1 या 2 या 3 घंटे के फासले पे होता है। जैसे कोई कस्टमर का है मुझे इतनी चीज चाहिए तो उसको ऑर्डर डिस्पैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है ऑटो कार्स के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके अंदर, कि जी आपके पास सेंट्रल लोकेशंस होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उनके वेयर हाउसेज होते हैं। उनके वेयर हाउसेज में हर तरह की जो पार्ट्स हैं उनकी वैरायटी आपको मिलेगी, और उनकी एक एग्रीगेशन हुई हुई होती है उधर, वो बड़ी क्वांटिटीज के अंदर पड़े हुए होते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये आगे अपने कस्टमर को चीज भेजते हैं, और इनकी जो लोकेशन होती है वो इस तरह होती है कि इनके जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे ये 1 या 2 घंटे की ड्राइव पे या करीब डिस्टेंस पे हों, तो जैसे उनको ऑर्डर चाहिए हो तो ये उसको भेज दें। तो ये वाला नेटवर्क वही बात सारी कि जी इसकी कुछ इन्वेंट्रीज कॉस्ट होंगी, हायर होती हैं, क्यों? इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर क्योंकि आपको जो पूरा जो प्रोडक्ट का नेटवर्क, जो प्रोडक्ट चाहिए होती है कस्टमर तक जब पहुंचती है तो आखिरी स्टेज के अंदर वो पैकेज फॉर्म में होती है, उससे पहले वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर होती है, ज़्यादा चीज़ आ रही होती है, तो इसकी जो कॉस्ट होती हैं वो कम होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, जाहिर बात है आपने एक और फैसिलिटी डाली हुई है जिसके अंदर आपने स्टोरेज करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो वो आएगी, जाहिर बात है ज़्यादा होंगी। इंफॉर्मेशन भी जो है वो इसके अंदर सम वॉट्स आप कह सकते हो
अप टू द सेम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज। तो ये वही थीम चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको इसको समझाता नहीं हूँ, मगर आई वुड रादर से कि जी अब आप इसको जाके बुक में पढ़ो। तो वही कॉस्ट फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, सर्विस फैक्टर्स आ जाएंगे, किस तरह से सस्ता है, किस तरह से महंगा है। तो ओवरऑल सारी वही थीम चल रही है कि जी जो अभी तक मैं आपको पिछले 4 या 5 नेटवर्क्स के अंदर बता चुका हूँ। तो अब हम अपना आखिरी देखते हैं। इसके बाद आई थिंक देयर इज़ नो मोर, जी इसके बाद आगे कोई और नहीं है। तो हमने 6 के 6 ओवरऑल फिनिश कर लिए हैं। इसके अंदर क्या है कि जी यू हैव, इसके बाद हमारे पास रिटेलर स्टोरेज भी है। जी ठीक है, रिटेलर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। तो दिस इज़ दी 5th नेटवर्क, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। अब इसके अंदर क्या है कि जी आपके पास कोई पिकअप साइट्स होती हैं, सेंट्रल साइट्स होती हैं। इन साइट्स पे जाता है कस्टमर, कोई चीज़ लेके वापस आ जाता है। तो एक सेंट्रल लोकेशन है, उसके आसपास आपका कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर ज़रा देखें, एक और लेजेंड आ गया है कि जी ये जो सॉलिड एरो है, दैट इज़ दी कस्टमर फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो आपको ज़रा पतले एरो से दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन फ्लो आपको ज़रा डॉटेड से शो किया हुआ है। तो आपके कस्टमर का भी इसके अंदर फ्लो हो रहा है कि कस्टमर किसी सेंट्रल लोकेशन पे जाता है और उधर से वो सर्विस लेके आ जाता है, या उधर से कोई जो भी उसको चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, वो उधर से जाके ला सकता है। तो अब इसके अंदर देखें, फैक्ट्रीज जो हैं, एक रिटेलर है जो एक इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है, और फिर यू हैव अ फैसिलिटी विच इज़ क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनकी हमें कोई मिसाल पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती। बहुत सारे नेटवर्क्स इस तरह के, इसके हमें ये सर्विस नेटवर्क्स हैं, ये हमें ज़्यादातर अभी तक, मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे नेटवर्क्स मैंने यूरोप में देखे हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, मगर इस तरह का नेटवर्क अभी तक मेरी नज़र में पाकिस्तान में कोई भी हमें नज़र नहीं आया। बेसिकली क्या होता है कि जी आपका जो कस्टमर है वो एक इंफॉर्मेशन देता है। लेट्स से कि जी आपको एक प्लम्बर की ज़रूरत है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर, एक प्लम्बर की ज़रूरत है। तो उस प्लम्बर को आप किस तरह से हायर करोगे, या उस प्लम्बर को किस तरह से आप एक्वायर कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपके पास एक सर्विस सप्लाई चेन होना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट सप्लाई चेन ना, कि उसके अंदर फिजिकल प्रोडक्ट आप तक पहुंच रही है। सर्विसेज भी तो, उनकी भी तो सप्लाई चेन होती है ना, कि कोई सर्विस आपके पास किस तरह से पहुंच रही है। अब आपको एक प्लम्बर चाहिए, तो पाकिस्तान में तो आपका कोई ना कोई जानने वाला हो तो उसको फ़ोन कर देते हो तो आ जाता है। तो अब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या डेवलप कंट्रीज के अंदर, इफ़ यू डू नॉट नो समवन हु कैन प्रोवाइड दीज सर्विसेज, तो उनकी अपनी एक, लेट्स से कि जी साइट्स होंगी, या उनका एक रिटेल ऑफिस होगा कि जी मुझे एक प्लम्बर की ज़रूरत है। ठीक है, आप जाओगे, कस्टमर जाके कहेगा यार मुझे एक प्लम्बर की ज़रूरत है। वो जो रिटेलर या जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके पास एक डेटाबेस होती है कि जी कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सी सर्विस कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है। अगर यह प्रोडक्ट का केस है तो उनके पास फैक्ट्रीज की एक डेटाबेस होती है। अगर सर्विस का केस है तो उनके पास सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की होती है कि जी कहाँ वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि जी एक बंदे की ज़रूरत है, एक प्लम्बर की ज़रूरत है, और फिर वो ऑटोमेटिकली आता है और आके फिर एक सेंट्रल साइट पे आ जाता है। उधर से कस्टमर जाके वो सर्विस प्रोवाइडर, उसको जो प्लम्बर है उसको एक्वायर करके अपने घर ले जाके काम करा के वापस एक जगह पे छोड़ आता है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, वो जो फिजिकल नेटवर्क्स हैं, तो वो उनके जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं, वो इस मॉडल पे चलते हैं कि जी एवरी सुपरमार्केट इज़ लोकेटेड सेंट्रली। कस्टमर आता है, चीज़ लेता है और फिर चला जाता है। और उन जो आपके जो बड़े बड़े सेंट्रल लोकेशन या पिकअप साइट्स हैं, उनको हम किस तरह से रिप्लेनिश करते हैं, क्रॉस टॉकिंग नेटवर्क से, कि जी आपके पास मल्टीपल जगहों से चीज़ें आ रही हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से चीज़ें आ रही हैं। एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसको क्रॉस टॉकिंग का फैसिलिटी कहा जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि जी बड़े बड़े ट्रक लोड्स एक साइट्स पे आते हैं और छोटे छोटे ट्रक लोड्स
के अंदर चीज़ें भर के आगे भेज दी जाती हैं। तो 2 बड़े बड़े ट्रक लोड्स आएंगे, उनसे चीज़ें डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी जहां जहां उन्होंने भेजनी है, और फिर ये ट्रक लोड्स आगे चले जाते हैं टू दी पिकअप साइट्स। तो इनको क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटीज़ कहा जाता है। तो इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स यहाँ आ रही हैं और सम वॉट इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ भी आ रही हैं कि जी बड़े ट्रक लोड से छोटे ट्रक लोड्स में आप लेके आए हो। तो ये जो नेटवर्क है ये हमें अभी तक पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आया, मगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हमें नज़र आते हैं। आप इंफॉर्मेशन देते हो कि हमें क्या चीज़ चाहिए, इंफॉर्मेशन देते हो, रिटेलर वो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक देता है, और फिर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आप तक कोई सेंट्रल लोकेशन तक वो चीज़ पहुंचा देता है, और फिर वहां से आप जाके चीज़ उठा लेते हो। तो इसके अंदर कस्टमर का भी फ्लो होता है, प्रोडक्ट का भी फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन का भी फ्लो होता है, और इसके अंदर क्रॉस टॉकिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो भी इन्वॉल्व्ड होती हैं। ज़ाहिरी बात है फिर इसके जैसे जैसे स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उनकी कॉस्ट बढ़ेंगी, उनकी इन्वेंट्रीज बढ़ेंगी। अब क्रॉस टॉकिंग की बात यह है कि जी क्रॉस टॉकिंग फैसिलिटी के अंदर अपनी कोई इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। क्रॉस टॉकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर अगर आपके पास बहुत मैक्सिमम भी कैपेसिटी हो तो आधे दिन की या 3-4 घंटे की होती है इन्वेंट्री, इससे ज़्यादा उसके अंदर इन्वेंट्री की जगह ही नहीं होती। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी जो क्रॉस टॉकिंग फैसिलिटी होती है इट्स काइंड ऑफ अ वेयर हाउस। नो, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वेयर हाउस, इट्स जस्ट अ टेम्पररी स्टोरेज के जी जहाँ फॉरन चीज़ आती है और फॉरन उस चीज़ को इस किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फैसिलिटी कॉस्ट, इंफॉर्मेशन कॉस्ट, वो जिस तरीके से आपका जो नेटवर्क है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो उसी तरीके से बढ़ेंगे, मगर उनके पीछे लॉजिक वही है। इन्वेंट्रीज जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट होगी। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितनी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी और जितने इंडिविजुअल ऑर्डर्स ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे तो उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग, जितनी ज़्यादा हैंडलिंग प्रोसेसेस होंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, उसके हिसाब से आपकी फैसिलिटी एंड हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आपको कीप करनी पड़ेगी, मैनेज करनी होगी या ट्रांसफ़र करनी होगी बिटवीन स्टेजेस, उतनी ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन कॉस्ट होगी। और उसी के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ज़्यादा फिजिकल आप नेटवर्क्स बनाना, फिजिकल इन्वेंट्रीज डालना शुरू कर दोगे तो प्रोडक्ट की वैरायटी ज़रा आपकी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी इसी तरह से अफेक्ट होती है, कस्टमर एक्सपीरियंस, टाइम टू मार्केट, ऑर्डर विजिबिलिटी एंड रिटर्नेबिलिटी। आई एम होपिंग कि जी मैंने आपको 3 से 4 नेटवर्क्स पढ़ा दिए हैं। 5वां छठा जो है ना आप जाके खुद उसी जो फ्लो है उसके अंदर जाके आप करोगे। इसके अंदर वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले शुरू में 4-5 नेटवर्क्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड आइडियाज जो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल। नाउ आई वांट यू टू रीड, गो थ्रू दीज नेटवर्क्स एंड उन्हीं आइडियाज को आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट करेंगे नेटवर्क्स पे, तो आपको यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी। अब सबसे आखिरी जो है वो रिटेलर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। ये नेटवर्क जो डिज़ाइन है ये हमें पाकिस्तान में बहुत नज़र आता है। एक रिटेल स्टोरेज होती है, एक दुकानदार होता है, उसके पास अपनी स्टोरेज होती है, कस्टमर जाता है, कस्टमर चीज़ को लेके आता है और दुकानदार फिर वो चीज़ किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी मैन्युफैक्चरर से मंगवा लेता है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच वी सी इन पाकिस्तान। ये सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है, सबसे ज़्यादा हर जगह पे हमें यही नज़र आता है। आपका एक रिटेलर होता है, उसके पास अपनी इन्वेंट्री होती है, कस्टमर उस रिटेलर के पास आता है और उससे चीज़ लेके चला जाता है। रिटेलर फिर या तो डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी कहता है कि मुझे चीज़ भेजो, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसकी रिटेल इन्वेंट्री को पूरा करता है, या तो मैन्युफैक्चरर से कहता है रिटेलर कि जी मुझे चीज़ दो, तो मैन्युफैक्चरर उसकी चीज़ को देता है। तो दिस इज़ द मोस्ट kind of, yeah, the most prolific kind of networks that we see in Southeast Asia, India, Pakistan, Bangladesh. इनके कुछ ना कुछ हैं। जाहिर बात है प्रोडक्ट वैरायटी सबसे कम इसके अंदर होती है। जो आपका रिटेलर अपनी दुकान में रखना चाहेगा वही वैरायटी आपके पास अवेलेबिलिटी है। रिटर्नेबिलिटी इसके अंदर ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि आपको अब दुकानदार के पास आप जाके कह सकते हो ये चीज़ ख़राब है तो वो आप वापस ले लो। टाइम टू मार्केट, कोई भी नई चीज़ जो हो उसका सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी नई चीज़ है तो आहिस्ता आहिस्ता ही रिटेलर्स तक वो पहुंचती है। कस्टमर एक्सपीरियंस,
डिपेंड करता है रिटेलर आपको किस तरह से हैंडल करता है। जितनी अच्छे तरीके से रिटेलर आपको हैंडल करेगा उतना ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जितनी बुरी तरह से करेगा तो उसी तरह से कस्टमर एक्सपीरियंस भी बुरा होगा। रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत तेज़ होता है, आप फ़ौरन जाके ले आते हो, इमीडिएट पिकअप कर लेते हो। अब ये कंपैरिजन हम देखते हैं कि जी डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं अभी तक हमने पढ़ लिए। हमने देखा रिटेलर स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप एक ऑप्शन, मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एक और ऑप्शन, मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद इन ट्रांजिट मर्ज एक और ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद पैकेज कैरियर डिलीवरी के जी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो उसको स्टोर करता है और कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या कोई पैकेज डिलीवरी सर्विस वो उसको डिलीवर करती है। डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टोरेज होती है और डिस्ट्रीब्यूटर ही डिलीवरीज करता है, कोई थर्ड पार्टी या कैरियर डिलीवरी नहीं होती उसमें। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद पिकअप ये भी हमने पढ़ा। अब ये डिफरेंट इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका रिस्पांस टाइम कैसा है, इसके अंदर प्रोडक्ट वैरायटी कैसी है, इसके अंदर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कैसी है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, टाइम टू मार्केट, ऑर्डर विजिबिलिटी, रिटर्नेबिलिटी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग इंफॉर्मेशन। तो अब हमने इसको अगर हम ग्रेड करें तो 1 बीइंग दी स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस एंड 6 बीइंग दी वीकेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपको डिफरेंट नेटवर्क्स की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ जाते हैं कि जी ये वाला किस चीज़ के अंदर स्ट्रांग है, ये वाला किस चीज़ के अंदर स्ट्रांग है, किस चीज़ के अंदर वीक है, ये वाला किस चीज़ के अंदर स्ट्रांग है, किस चीज़ के अंदर वीक है, ये वाला किस चीज़ के अंदर स्ट्रांग है, ये वाला किस चीज़ के अंदर स्ट्रांग है, किस चीज़ के अंदर वीक है। तो आपके पास एक कंपैरिजन आ गया सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का। इसी तरीके से अब हम देखते हैं वही 6 जो नेटवर्क्स हम डिज़ाइन का अभी तक जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने देखा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6 नेटवर्क्स जो हम देख रहे हैं उनकी अब हम देखते हैं कि जी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की टाइप भी डिफरेंट होती है ना। हाई डिमांड प्रोडक्ट क्या होंगी? हाई डिमांड वो प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज जिनकी डिमांड ज्यादा होती है, कंसिस्टेंट होती है। मीडियम डिमांड, लो डिमांड, वेरी लो डिमांड प्रोडक्ट, मैनी प्रोडक्ट सोर्सेस, हाई प्रोडक्ट वैल्यू, क्विक डिजायर्ड रिस्पॉन्स टाइम, हाई प्रोडक्ट वैरायटी, लो कस्टमर एफर्ट। तो अब ये सारे के सारे जो है ना ये प्रोडक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपके जो प्रोडक्ट्स किस तरह की प्रोडक्ट है और आपका जो कस्टमर है वो किस तरह का है। क्या वो कस्टमर आपका वैरायटी चाहता है, वो कस्टमर आपका रिस्पांस चाहता है, या वो कस्टमर आपकी वो जो कहते हैं ना कस्टमर एक्सपीरियंस चाहता है। तो ये वो सारे के सारे ऑप्शंस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोडक्ट्स के होते हैं और कस्टमर्स के होते हैं। और प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से ये जो 6 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं वो किस तरीके से या वो कैसे सूटेबल हैं कि नहीं है। अब इसके अंदर जो स्केल है वो +2 इज द मोस्ट सूटेबल, 0 जो है वो न्यूट्रल है, इसी तरह +1 है, 0 इज द न्यूट्रल, -1 इज समवॉट अनसूटेबल, -2 इज वेरी अनसूटेबल। ठीक है, तो जितना भी +2 अगर आपको नजर आ रहा है तो वो नेटवर्क बहुत अच्छा है इस काम के लिए या इस तरह की प्रोडक्ट वैरायटी के लिए, या अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है और आपका कस्टमर इस तरह का है तो उसके लिए अगर वो +2 है तो इट इज़ अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर वो -2 है तो इट्स अ वेरी बैड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर दैट। सो वी हैव अ स्केल फ्रॉम +2 to -2 in which +2 is very favorable and -2 is very unfavorable for that. अब हम देखते हैं कि जी ऑनलाइन सेल्स। अब हमने देख लिया कि जी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो हैं उनका क्या फ़ायदा है, उनका क्या इम्पैक्ट है। सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के डिज़ाइन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो चीज़ें उन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो हमारी कॉस्ट्स कैसे कम ज़्यादा होंगी। जब ये सारी चीज़ें थ्योरी हमने पढ़ ली इस चैप्टर के अंदर तो फिर हमने 6 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के डिज़ाइन देखे, उन डिज़ाइंस को हमने कंपेयर किया विद सर्विस फैक्टर्स एंड कॉस्ट फैक्टर्स। अब ये सारे
सारे के सारे इसको पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि जी ऑनलाइन सेल्स जो हैं उसमें किस तरह से बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो ऑनलाइन सेल्स के लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि जी ऑनलाइन सेल्स का कस्टमर सर्विसेज पे और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जाहिर बात है रिस्पॉन्स टाइम टू द कस्टमर, physical product takes longer to fulfill than retail stores, no delay information goods। अब आपके पास information goods कौन सी होती हैं? songs, CDs, films, तो ये तो आप डायरेक्टली अगर इफ़ यू हैव एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट तो आप डायरेक्टली कोई ख़रीद सकते हो। तो इसके अंदर इंटरनेट स्टोर जो सॉफ्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी तो ऑनलाइन सेल्स दे आर वेरी गुड फॉर दैट। अब रिस्पॉन्स टाइम अगर आप ऑनलाइन सेल्स में हो तो आपको मैं अभी तक बता चुका हूँ पूरे नेटवर्क्स में कि जी फिजिकल प्रोडक्ट टेक्स मोर टाइम। वो सारे का सारा ड्रॉप शिपिंग का जो हमने नेटवर्क पढ़ा है ना, तो उसके अंदर वो इट टेक्स टाइम, ज़्यादा उसका टाइम है। प्रोडक्ट वैरायटी ऑनलाइन सेल्स में आपको ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा सिलेक्शन मिलती है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का मतलब है दी probability that the customer will get the order या will get the product he or she has ordered। तो जाहिरी बात है ऑनलाइन सेल्स के अंदर क्योंकि आपके पास एग्रीगेटेड इन्वेंट्रीज होती हैं, तो आपके पास एग्रीगेटेड इन्वेंट्रीज इन दी मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्री होती हैं, तो आपके मैन्युफैक्चरर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं टू, या मैन्युफैक्चरर विल बी मोर एबल या मोर प्रोबेबल टू फुलफिल योर ऑर्डर। तो इसके अंदर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। कस्टमर एक्सपीरियंस इसके अंदर कैसा है? कस्टमर एक्सपीरियंस ऑनलाइन सेल्स का ओवरऑल बेहतर ही होता है कि यू कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस और वट एवर प्लेस दैट यू आर, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ऑफिस। फास्टर टाइम टू मार्केट, जाहिर बात है आपका जो प्रोडक्ट है वो जैसी कोई चीज़ इज़ अवेलेबल एट द मैन्युफैक्चरर देन इट इज़ अवेलेबल एट फॉर द कस्टमर। इसी तरह से कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर एक और बात है कि जी आपको कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिलती है, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों की डिफरेंट कन्फिगरेशंस मिलती हैं, वो आपको फिजिकल ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स के अंदर या रिटेल स्टोर्स के अंदर नहीं मिलते। ऑर्डर विजिबिलिटी ऑनलाइन सेल्स के अंदर ज़्यादा होती है। रिटर्नेबिलिटी वही बात, समवॉट हार्डर, रिटर्नेबिलिटी मुश्किल होती है इसके अंदर। इसी तरीके से आपको ऑनलाइन सेल्स के अंदर मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले हमारे पास ओरिजिनल सप्लाई चेन्स उनके अंदर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि जी रिटेल स्टोर्स के अंदर आप मार्केटिंग करते थे कस्टमर से। ऑनलाइन सेल्स के अंदर अब डायरेक्ट आप कस्टमर तक सेल्स कर रहे हो तो सोशल मीडिया यूज़ किया जा सकता है प्रमोशन के लिए। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग एंड पोर्टफोलियो, आपके पास ऑनलाइन सेल्स के अंदर ज़्यादा जो है यू कैन से कि प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है, ज़्यादा आपको सेल्स ऑप्शंस मिलते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो मिलता है। तो जाहिर बात है ऑनलाइन सेल्स जो हैं दे हैव somewhat better, they provide more better options as compared to the conventional stores. That's why there have been so many online sales product. अब आप देखो ज़रा सा, this has been my experience and it's also discussed in this book कि जो online sales की जो products होती हैं ना, they are fundamentally different types of product। उन प्रोडक्ट की खास टाइप होती है, वेरी लो डिमांड एंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, वेरी स्लो मूविंग आइटम्स, वो इस तरह के आइटम्स के लिए ऑनलाइन सेल्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। अब कमोडिटीज़ जिस तरह दाल चावल रोटी, दाल चावल टमाटर वेजिटेबल्स, इनके लिए हमारे पास कन्वेंशनल सप्लाई चेन्स हैं जो बड़ी रिस्पॉन्सिव हैं, मगर इन चीज़ों के लिए जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उनके लिए हम ऑनलाइन सेल्स या ऑनलाइन मॉडल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मॉडल जो है या ऑनलाइन सेल्स का जो मॉडल है दैट इज़ वेरी गुड फॉर प्रोडक्ट्स विच आर स्लो मूविंग
आपका कस्टमर उनको बहुत जल्दी जल्दी डिमांड नहीं करता, और उन ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैन्युफैक्चरर तक उनकी डिमांड एग्रीगेट हो जाए तो तब ही सस्ती बनती हैं। अगर आप उनको ज़्यादा नीचे तक उनकी डिमांड लेके जाओगे या उनकी इन्वेंट्री ज़्यादा रखोगे सिस्टम के अंदर तो दे विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इनके अंदर एग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट लगे, और एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट तभी लग सकता है जब वो स्लो मूविंग आइटम्स हों। ठीक है, जाहिरी बात है ऑनलाइन सेल्स का क्या इम्पैक्ट होता है, इन्वेंट्री आपको कम रखनी पड़ती है क्योंकि आपके पास मैन्युफैक्चरर के पास होती है। इसके अंदर हम पोस्टपोनमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पोस्टपोनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पोस्टपोनमेंट का मतलब ये होता है कि जी आप चीज के फीचर्स या चीज को देर से वो करें, असेंबल करें। ठीक है, कि जी आपके पास कोई चीज़ ऐसी है, इसका बेसिकली पोस्टपोनमेंट दो चीज़ों पे होती है, स्कोप एंड टाइम। आप किसी भी चीज़ को आखिरी हद पे जाके जब आप जोड़ते हो तो उसको हम पोस्टपोनमेंट कहते हैं। तो मास कस्टमाइजेशन इसी तरह से पॉसिबल होती है कि जी अब आप अगर लेट्स से यू हैव अ कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर को जोड़ना है तो आपके पास हार्ड ड्राइव अलहदा से पड़ी होगी, आपके पास मेमोरी अलहदा से पड़ी होगी, और आपके पास केसिंग जो है वो अलहदा से होगी, और आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके अलहदा मॉड्यूलर फॉर्म में पड़े हुए हैं। एक कस्टमर ने कहा मुझे इस सीपीयू वाला, इस हार्ड ड्राइव वाला, इस केसिंग वाली चीज़ चाहिए, तो आखिर में आप उनको बिल्कुल आखिर में जाके उनको जोड़ देते हो। तो ये आपने क्या किया है, आपने टाइम ऑफ असेंबली बिल्कुल आखिर में ले गए हो कि जैसी कस्टमर का ऑर्डर है आपने तब किया। इसको पोस्टपोनमेंट कहा जाता है। पोस्टपोनमेंट तभी पॉसिबल होती है कि जब आपकी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन हो वो मॉड्यूलर हो या वो मॉड्यूल्स के अंदर बना हुआ हो, कि जी उन मॉड्यूल्स को जोड़ दिया जाए और एक नई चीज बन जाए। तो इसको मास कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पोस्टपोनमेंट से किया जाता है, और पोस्टपोनमेंट तभी पॉसिबल होती है जब आपकी प्रोडक्ट मॉड्यूल्स में हो। जाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स तो कोई भी नहीं होती। जो सीडी, सॉन्ग्स, मूवीज़ जो आप ख़रीदते हो इंटरनेट से, तो उसके अंदर तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पड़ती, मगर फॉर नॉन डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आपकी जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप पैकेजेस में भेज रहे हो कस्टमर तक चीज़, तो तब उसकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बढ़ जाती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना। कस्टमर की डिमांड क्या है, वो आपने डिमांड मैन्युफैक्चरर तक भेज दी है, फिर मैन्युफैक्चरर आपको ऑर्डर बना के भेजेगा, तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ज़रा ज़्यादा होती है। ये हम एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। डेल कंप्यूटर्स हैं, उनके दो तरह के सप्लाई चेन है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि कोई भी कंपनी एक तरह की सप्लाई चेन नहीं रखती। एक किसी भी बड़ी कंपनी के पास 2 या 3 तरह की सप्लाई चेन्स होती हैं। एक सप्लाई चेन उनके एक ख़ास तरह के कस्टमर को केटर कर रही होती है, दूसरी सप्लाई चेन किसी और ख़ास तरह के कस्टमर को केटर कर रही होती है। तो अब आपके पास जो डेल है वो बेसिकली कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, कंप्यूटर असेंबल करके कस्टमर तक पहुंचाता है। तो डेल के 2 तरह की सप्लाई चेन्स हैं। एक उनकी सप्लाई चेन रिटेल सप्लाई चेन है, उसके अंदर वो सिंपल सा उनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि जी रिटेल स्टोर्स के अंदर कस्टमर जाता है, उनकी आइटम्स जो कस्टमर को चीज़ चाहिए वो लेके आ जाता है। अब इसके अंदर किस तरह की चीज़ आपको चाहिए, अब इसके अंदर लो कॉस्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं, नॉर्मली जो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इस तरह के मॉडल के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्फ़िगरेशंस ज़्यादा बिकती हैं कंप्यूटर की। वो कॉन्फ़िगरेशंस कंप्यूटर की जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो रिटेल स्टोर्स के अंदर रखी जाती हैं, और इस तरह के नेटवर्क में जो ऑनलाइन सेल्स का नेटवर्क है उसमें वो वाली कॉन्फ़िगरेशंस रखी होती हैं जो ज़्यादा जो कस्टमाइज्ड किस्म की होती हैं, कि इंडिविजुअल कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट। अगर आप गेमर हो, आपको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसकी मेमोरी भी ज़्यादा हो, जिसके अंदर
वीडियो कार्ड एक्सेलरेटर भी हो, उसकी केसिंग भी इस कलर, खास कलर की होनी चाहिए, तो बड़ी बिल्कुल कस्टमाइज्ड किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है। तो देन दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू कैन ओनली फाइंड इन दी ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन सप्लाई चेन ऑफ द डेल। मगर मेरी तरह के अगर आप स्टैंडर्डाइज कस्टमर हो, आपको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, देन इट इज़ समवॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो उस तरह की सप्लाई चेन के लिए डेल ने रिटेल सप्लाई चेन भी रखी हुई है। तो अब इसके अंदर वो पुश पुल का कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि नेटवर्क्स को किस तरह से हम वो कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें आप, इस तरह की जो ऑनलाइन सेल्स हैं उसके अंदर पुश कहाँ है और पुल किधर है, कि कस्टमर डायरेक्टली मांग रहा है डेल से कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ये डेल कंपनी तक इसकी पुश हो गई है, इसकी पुल हो रही है, और पीछे फिर यहाँ जो सप्लायर है अपनी चीज जो है वो पुश कर रहा होता है डेल पे कि जी हमसे चीज ले लो। अब इसके अंदर क्या है कि इधर रिटेल स्टोर से पुश हो रही है, रिटेल स्टोर से पुल हो रही है कि कस्टमर चीज लेके जा रहा है, और यहाँ तक सारे जो चीजें हैं वो पुश की जा रही हैं इन एंटीसिपेशन ऑफ द कमिंग डिमांड, वो चीज पहुंचाई जा रही है। यहाँ जो है ना चीज पहुंचाई जा रही है इन एंटीसिपेशन ऑफ द कमिंग डिमांड, मगर यहाँ इधर तक रिटेल स्टोर तक चीज पहुंचाई जा रही है इन द एंटीसिपेशन ऑफ द कमिंग डिमांड। ओवरऑल ये आप केस स्टडी आप जाके पढ़ लीजिए, इसके अंदर कोई इतनी वही बात नहीं है, वही सारे पुराने कॉन्सेप्ट जो है। डेल ने अपने लिए एक हाइब्रिड मॉडल रखा हुआ है जिसके अंदर ऑनलाइन सेल्स भी हैं और रिटेल स्टोर्स की सेल्स भी हैं। किस तरीके से ये जो इनका ऑनलाइन सेल्स का जो डेल का मॉडल है वो किस तरीके से अफेक्ट हुआ है, वो सारे का सारा इसके अंदर दिया है। अब आखिर में लेट मी इसी तरह से डेल की एग्जांपल है आपके पास, अमेज़ॉन की एग्जांपल है, कुछ एक दो इंडियन कंपनीज की भी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर ग्रोसरी स्टोर्स की आ जाती हैं। नेटफ्लिक्स एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट, जो ये डिजिटल मीडिया की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बड़ी एक्टिव है। तो ये ओवरऑल चैप्टर 4 जो है आपका, मैंने आज ज़रा स्पीड के अंदर इसको ख़त्म किया है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुछ 3 से 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे कि जी वो क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। आइडेंटिफाई दी की फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिज़ाइन में हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस, कि जी जो भी ऑप्शंस, जो 6-7 ऑप्शंस हमने देखे, 6 ऑप्शंस जो थे हमारे पास नेटवर्क्स के, नेटवर्क डिज़ाइन के, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या थी वो हमने देखी। और फिर हमने ऑनलाइन सेल्स का जो कॉन्सेप्ट था, किस तरह से ऑनलाइन सेल्स हैव चेंज्ड द एग्जिस्टिंग मॉडल्स। अब वही बात है, ये जो 3rd पॉइंट है ये मैंने ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं डिस्कस किया। Overall, the concepts which I discussed in the first 2 learning objectives, they were the concrete base on which you base your studies in the 3rd, यानी कि ऑनलाइन सेल्स का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप डिस्कस जाके खुद पढ़ें बुक के अंदर। तो मैंने आपकी जो बेस थी वो पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बना दी है कि जी कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए, और कौन कौन से हमारे पास नेटवर्क्स मौजूद हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं। अब आपने थोड़ा सा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑनलाइन सेल्स का भी दे दिया है। इट इज़ नाउ योर ड्यूटी टू गो बैक टू योर बुक, रीड आउट द होल चैप्टर, डोंट लीव एनीथिंग आउट। मैंने आपको थोड़ा सा डेल का आइडिया दिया है कि जी डेल किस तरह से अपनी सप्लाई चेन मैनेज करती है, वो मैंने थोड़ा सा इसीलिए दिया है कि नाउ इट्स अप टू यू टू रीड ऑल ऑफ इट इन डिटेल। आपके पास डेल की एग्जांपल्स आएंगी, आपके पास अमेज़ॉन की एग्जांपल आएंगी, आपके पास नेटफ्लिक्स की एग्जांपल्स आएंगी। तो डिफरेंट कंपनीज की आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, एंड आई वांट यू टू रीड इट। जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था वो मैंने आपका बना दिया है इस चैप्टर का। नाउ यू गो एंड रीड द डिफरेंट केस स्टडीज इन इट। Until next time, this is Dr. Fahad Amjad. Assalamu alaikum.